लेखक हैं ज्ञान तिवारी। विनोद बॉस के सामने उन्हीं के कैबिन में हाथ बांधे खड़ा हुआ था। उनकी मैगजीन में उसकी कहानी को काफी ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे थे और ये लगातार चल रहा था कि विनोद की लिखी हुई कोई भी पसंद नहीं आ रही थी। देखो विनोद, मैं नहीं चाहता कि कोई दिन ऐसा आए जिस दिन मुझे बुला के तुमसे ये कहना पड़े कि आज तुम्हारा इस नौकरी पर आखिरी दिन है और ये तुम्हारी कोई आखिरी कहानी है जिसे हम छाप रहे हैं सिर्फ इसलिए कि तुम हमारे साथ लंबे समय से काम कर रहे हो। विनोद चेहरे पे मायूसी लिए अपने बॉस की बातें सुन रहा था। उसे पता था कि जो बातें वो सुन रहा है वो कोई झूठ नहीं है। ये सब विनोद के साथ हो रहा था। उसके जीवन में ये सबसे बड़ी संघर्ष की घड़ी थी। वो सकुचाते हुए बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ बॉस, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी नौकरी मेरी ही खामी की वजह से चली जाए। आप प्लीज़ मुझे एक और मौका दें। मैं इस बार अपनी मैगजीन की कंपनी को निराश नहीं करूँगा। बॉस ने विनोद के चेहरे पर उतरी मायूसी को देखकर अपनी कुर्सी छोड़ी और आकर विनोद के पास खड़े हो गए। विनोद, तुम कोई ऐसी कहानी क्यों नहीं लिखते जिसे दर्शक पढ़ते ही उस कहानी पे अपनी पकड़ बना ले? अपना जॉनरा चेंज कर लो विनोद एक बार, शायद ये तुम्हारे लिए काम कर जाए। विनोद अभी तक हल्की फुल्की प्रेम कहानियां ही लिखता चला आ रहा था, पर उनमें ज्यादा रस ना भर पाने के कारण उसकी कहानियों की व्यूअरशिप कम होने लगी थी। उसके दिमाग में उथल पुथल चलने लगी और सहसा वो बॉस से बोल उठा, और बॉस, हॉरर पे हाथ आजमा के देखूं क्या? हाँ, कर सकते हो विनोद। उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, ये जॉनरा आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है और यूथ्स इसके पीछे पागल रहते हैं। तुम उन्हें टारगेट करो, शायद जादू हो जाए। विनोद बॉस के कैबिन से बाहर निकला और अपनी डेस्क से अपना बैग उठाकर चल दिया। विनोद अब ऑफिस से बाहर निकला तब उसके दिमाग में कहानी को लेकर उलझन चल रही थी। उसने अपने आसपास से लोगों को गुजरते हुए देखा। उस दिन विनोद नहीं, एक कहानीकार, एक लेखक की नजरें अपना जीवन बचाने के लिए लोगों में कहानी ढूंढने का संघर्ष कर रही थी कि तभी विनोद की नजर सामने रेस्टोरेंट में बैठे एक आदमी पर गई। उसकी बेचैनी किसी को भी एहसास करा देने वाली थी कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं था। विनोद ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। विनोद अंदर रेस्टोरेंट में गया और उस आदमी के बगल में रखी कुर्सी पर बैठकर उसे देखने लगा। थोड़ी देर में विनोद की टेबल पर एक कॉफी आ गई और वो कॉफी पीते पीते उस आदमी की हाव भाव देखने लगा। वो डरा हुआ था। उसके होठ कुछ ऐसा बुदबुदा रहे थे जो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। आसपास बैठे लोग उसे पागल समझकर इग्नोर कर रहे थे कि तभी होटल का मैनेजर वहां पर आया और उस आदमी को वहां से जाने के लिए कहने लगा। यह सुनते ही वो आदमी उठ खड़ा हुआ और डर में कहने लगा, वो यहाँ अंदर नहीं आ सकती, वो 10 लोगों के बीच में नहीं आ सकती। लेकिन अगर उसने मुझे अकेला पा लिया, वो 10 लोगों के बीच में नहीं आ सकती। लेकिन अगर उसने मुझे अकेला पा लिया तो वो मुझ पर अपनी शक्ति का प्रहार कर देगी। प्लीज मुझे बाहर मत भेजिए। विनोद ने गौर से उसकी बातों को सुना और वो हैरान होने लगा था। आसपास के लोग उसे पागल ठहराकर उसे होटल से बाहर निकालने की मांग करने लगे। मैनेजर ने उसे बाहर निकालने की कोशिश करी तो धक्का मुक्की में वो विनोद से टकरा गया और उसके हाथ से कॉफी का कप छलककर उसकी शर्ट पर गिर गया, जिससे विनोद एकदम से छटपटा उठा और उसके कानों में उसी आदमी की आवाज आई। वो उसके कानों में फट स्वाह बोलकर बाहर की ओर भागा और बाहर आते ही वो एक कार से टकरा गया, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। विनोद हक्का बक्का रह गया। विनोद घर आया। शाम घिर आई थी। उसने फ्रिज से ठंडी बोतल निकाली और अंदर कमरे में चला गया। अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर पानी पीते पीते वो विचार करने लगा उस आदमी के बारे में और उसमें छुपी हुई कहानी को। कुछ था जो उसके दिमाग में चल रहा था। बीच बीच में उसके कानों में फट स्वाह की आवाज गूंजती और फिर एकदम से उस आदमी के मर जाने का दृश्य विनोद की आंखों के सामने जी उठता। पर वो आदमी ऐसा क्यों बोल रहा था कि वो अकेले में अपनी शक्ति का प्रहार करती है? और वो है कौन? विनोद के लिए वो आदमी अब जरूरी हो चला था, पर उससे भी जरूरी उसके लिए उसकी कहानी थी। विनोद ने बहुत देर सोचा और उसके बाद वो अपनी कहानी लिखने बैठ गया। कुछ खाली कागज उसने अपने टेबल ड्रॉअर से निकाले और लिखना शुरू कर दिया। विनोद लिखता जा रहा था, पन्ने पे पन्ने बदलता जा रहा था कि तभी उसके दिमाग में कुछ आया। शायद
वो कुछ जोड़ना चाहता था, इसीलिए उसने पुराना पन्ना निकाला, पर ये क्या, विनोद सन्न रह गया। जो वो काफी देर से लिख रहा था, अब वो कागज कोरे थे। अरे ये क्या हुआ? मेरा लिखा हुआ कहाँ चला गया? मेरी सारी मेहनत। विनोद चौंक गया था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने में साइड में रखा हुआ उसका फोन बज उठा। कॉल एक अननोन नंबर से थी। विनोद ने कॉल उठाई। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से एक मधुर आवाज आई जो विनोद से कह रही थी, जीवन बदल दूंगी, तेरी हर मनोकामना पूरी कर दूंगी, पहचान लेगा मैं हूं कौन, तो बना दूंगी तेरी पहचान। विनोद ने डर के फोन काट दिया और वो कुर्सी छोड़ के उठ खड़ा हुआ। वो कुछ देर तक अपने फोन को देखता रहा और फिर शांत बैठ गया। बैठे बैठे विनोद की आंख लग गई और जब नींद भारी होने लगी तो विनोद ने बिस्तर पकड़ लिया और सो गया। रात के 2 बज रहे थे। विनोद गहरी नींद में सो रहा था कि तभी एक सपने ने उसे घेर लिया। उसके सपने में एक औरत है जो लगातार रोए जा रही है और किसी के पैरों में पड़ी हुई है। वो रोते रोते माफी मांगती जा रही है। विनोद के सपने में उसे जो कुछ दिख रहा था उसका दृश्य साफ नहीं था, आधा तो धुंधला था। बस उसे वो औरत जिसकी आंखों में आंसू थे और उसने पुराने जमाने के वस्त्र पहन रखे थे वो दिख रहा था, और उसके अलावा 2 दिव्य पैर थे जिन्हें उस औरत ने पकड़ रखा था। विनोद की आंखें बंद थी पर उसकी पुतलियां लगातार नाच रही थी, मानो वो सब कुछ स्पष्ट देखना चाह रहा हो, पर वो लगातार नाकाम होता चला जा रहा था। उसे बस उतना सा ही दृश्य नजर आ रहा था। फिर अचानक उसकी आंख खुली। वो उठकर बैठा और भारी सांसें लेने लगा। ये क्या देख रहा था मैं? कौन औरत थी ये? विनोद का चेहरा पसीने से तरबतर था। उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अगले दिन सुबह विनोद अपने ऑफिस में काम कर रहा था। वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन को घोरे जा रहा था। उसे शब्द समझ नहीं आ रहे थे कि तभी एक साथ काम करने वाला कर्मचारी उसके पास आया और उससे कहने लगा कि बॉस ने उसे बुलाया है। अंदर बॉस और विनोद की बातें चल रही थी और थोड़ी देर बाद विनोद बाहर आता है। वो अपने डेस्क पर वापस बैठा तो उसे एक झटका सा लगा। उसने अपनी कहानी जहां छोड़ी होती है उसे उसमें से आगे का लिखा मिलता है। कहानी आगे बढ़ गई थी। विनोद हैरान रह जाता है और अपने आसपास नजरें घुमा के देखने लग गया। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे कि तभी उस फ्लो में अंधेरा छा जाता है और लोगों के सिस्टम बंद पड़ जाते हैं, जिससे वहां काफी आवाजें उठने लगी थी और फिर एकदम से सब कुछ शांत पड़ जाता है। किसी की कोई आवाज नहीं आ रही होती है। अचानक से एक बीट की आवाज से पूरे फ्लो पर लाल रंग की रोशनी फैल जाती है, जिसमें विनोद अपने आप को अकेला पाता है और बाकी सारे कर्मचारी वहीं बैठे बैठे भूत बन गए थे, जैसे मोम के पुतले होते हैं। विनोद डरा हुआ महसूस करने लग जाता है। विनोद अपनी डेस्क से उठता है और सबको देखते हुए चलने लगता है। उस हंसी की आवाज को सुनते हुए वो इधर उधर देखने लग जाता है। वो औरत अब अकेले विनोद पर अट्टहास भर रही थी, जैसे वो उसे अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहती थी। विनोद डर से कांप गया। उसके हाथ पांव थरथराने लगे थे। उसने एक साथ काम करने वाली लेडी को छूना चाहा, तभी वो औरत अपनी हंसी रोक के तुरंत बोल पड़ी, उसे छूना नहीं वरना पिघल के गिर जाएगी और उसकी मौत का जिम्मेदार तू ठहराया जाएगा। इतना कहकर वो फिर अट्टहास भरी हंसी हंसने लगी और हंसते हंसते बोली, अपना जीवन चलाने के लिए कहानी चाहिए थी ना तुझे। चल मैं देती हूँ तुझे तेरी जिंदगी की आखिरी कहानी। उसकी हंसी और उसके शब्दों ने विनोद के होश उड़ा दिए। वो अपना होश खोकर जमीन पर गिर गया। गिरते वक्त उसके सिर के पीछे का हिस्सा दीवार पर लगी कील से चीरता चला गया और बहते हुए खून के साथ विनोद भी गहरी बेहोशी में चला गया। फ्लो पे फैली लाल रोशनी भी
अब मध्यम होने लगी थी। धीरे धीरे वहां अंधेरा हो गया और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे कि तभी किसी की नजर विनोद पर पड़ी, जो जमीन पर लहूलुहान पड़ा था। वह चिल्लाते हुए उठा और उसके साथ सब लोगों ने मिलकर विनोद को उठाने में मदद करी और तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गए। विनोद की आंख हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में खुली। उसके सर पर एक पट्टी बंधी हुई थी और ट्रीप लगी हुई थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। विनोद घर आया। घर में पसरे हुए सन्नाटे को उसने महसूस किया। चोट लगने के कारण उसे कुछ दिन की छुट्टी मिल गई थी। वो अपनी आराम कुर्सी पर बैठा और सुकून में अपनी आंखें बंद कर ली। विनोद की आराम कुर्सी हिल रही थी कि अचानक वो रुक गई। विनोद ने आंख खोलकर देखा तो वो स्थिर थी। विनोद उठ के देखने चला ही था कि अचानक से 2 हाथ जो पूरी तरह से लहूलुहान थे, उन्होंने कुर्सी के दोनों तख्त जकड़ लिए थे, जिससे विनोद को गहरा झटका लगा और वो वापस कुर्सी पर बैठ गया। विनोद ने नीचे देखा तो उसके सामने एक आदमी नीचे जमीन पर बैठा था, जो पूरी तरह से खून से सना हुआ था और विनोद को घूरे जा रहा था। विनोद की डर भरी आंखें उस आदमी की आंखों से मिली, जिनमें अब खून उतरने लगा था। यह वही आदमी था जो उस दिन विनोद को उस होटल में मिला था, जिसकी गाड़ी से टक्कर लगने पर मौत हो गई थी। पर यह कैसे हो सकता है? कोई आदमी मरने के बाद अपनी ही मौत से वापस कैसे आ सकता है? विनोद के मन में यह सवाल उसको देखते ही कौंधने लगा था। वो विनोद को देखते ही चिल्लाने लगा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। उसके मुंह से यह मंत्र टूटे हुए शब्दों की तरह निकलने लगे और हर बार उसके मुंह से खून की छींटें निकलकर विनोद के मुंह पर पड़ती। और इसी बीच उसके मुंह से एक नाम निकला जो आखिरी था, कर्ण पिशाचिनी। ये नाम बोलते ही उसके शरीर के कई टुकड़े हो गए, जो एक ही झटके में खून की धारा के साथ कमरे से तिता बिता कर फैल गए थे। मांस के लोथड़े और टूटी हुई हड्डियों का चूरा सब खून से सन गया था। विनोद ना जाने कितने डर के भाव के साथ ये सब देख रहा था कि उसके होठ खुल नहीं पा रहे थे, उसकी बोली नहीं निकल रही थी। पूरा कमरा गंध मारने लगा था। दीवार पर ठक ठक की आवाज होने लगी, जैसे कोई चीज टकरा रही हो। विनोद ने पलट कर देखा, सामने दीवार पे एक तस्वीर उल्टी लटकी हुई थी। कमरे में एक औरत की आवाज किसी मंत्र से कोई आवाहन कर रही थी। ओम ह्रीं कर्ण पिशाची मे कर्ण्यम कथ्य हुम फट स्वाहा। और अचानक दीवार पे लगी तस्वीर जो उल्टी थी वो सीधी हो गई। उस पे एक औरत की तस्वीर थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसके सर पर एक सोने का मुकुट भी था, मानो जैसे वो कोई देवी थी। उसी औरत की आवाज ने मंत्र एक बार उच्चारण किया, ओम ह्रीं कर्ण पिशाची मे कर्ण्यम कथ्य हुम फट स्वाहा। और फिर वो आवाज कमरे में बोलने लगी, तेरा भूत बताऊंगी, तेरा वर्तमान भी बताऊंगी और तेरा भविष्य भी बताऊंगी तुझे। मैं कर्ण पिशाचिनी स्वयं को अब आवाहन देती हूँ। इतना कहते ही दीवार पर लगी तस्वीर में उस औरत का चेहरा बदलने लगा था। चेहरे के हाव भाव देवी से राक्षसी के बने और वो बाहर आ गई। विनोद उसको देखते ही चीख उठा। पूरा कमरा और कमरे में रखी चीजें हिलने लगी थी। और सबसे भयानक था भगवान के फोटो वाले कैलेंडर्स, जो अपने आप पलट गए, मानो भगवान ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो उसके पास आई और बोली, तेरा भूत एक संघर्षित जीवन, तेरा वर्तमान एक संघर्षित जीवन और तेरा भविष्य मेरे हाथों द्वारा तेरी मृत्यु। उसके जबड़े से भयानक नुकीले दांत बाहर आए। उसका पूरा शरीर गाढ़ा नीला पड़ने लगा, आंखें लाल रंग में उतरने लगी। इसके बाद वो विनोद का आहार कर गई। अंधेरा घिर आया था। विनोद के घर की छत से एक काला गहरा धुआं उठा और वो आकाश में कहीं लुप्त हो गया। एक अंधेरी गुफा के अंदर एक छोटी खाई के उस पार एक नौजवान अग्नि के समीप बैठा है। अग्नि के उस पार एक तांत्रिक है। उसकी आंखें उस नौजवान को देख रही है। वो बोला, उस लड़के की आखिरी कहानी का किस्सा तो समाप्त हो चला।
अब तू बोल कि उसके डर को समझकर अपनी मौत बुलाएगा या फिर कर्ण पिशाचनी को बुलाएगा और उसके वसूलों पे चलेगा। अगर वो डरता नहीं तो मरता नहीं, मैं डरूंगा नहीं तो मरूंगा नहीं। इतना कहते ही उसने अपना हाथ अग्नि के ऊपर रखा और प्रण लिया। मैं प्रण लेता हूँ कि मैं अपने सारे संबंधों का नाश कर दूंगा और खुद कर्ण पिशाचनी का दास बनकर रहूंगा। उसके इतना कहते ही तांत्रिक ने मंत्र से उसका आवाहन कर दिया। ओम हिंग कर्ण पिशाची में कर्ण कथय हूँ फट स्वाहा। आग बुझ गई। अंधेरे के बीच कुछ गिरने की आवाज आई। तांत्रिक ने मशाल से रोशनी करी तो जमीन पर वही तस्वीर पड़ी थी, एक सुंदर औरत जिसके सर पर सोने का मुकुट था, कर्ण पिशाचिनी।